मेजरमेंट इन फिजिक्स का लेक्चर 2 मैं आप सभी के सामने लाया हूं। जो बच्चे लेक्चर 1 को नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले लेक्चर 1 को देख लें। लेक्चर 1 को देखने के बाद अगर आप लेक्चर 2 में आते हो तो आपको काफी ज्यादा सुविधा होगा समझने में। अब आइए, लेक्चर 1 में मैंने जो बताया था, लेक्चर 1 की शुरुआत मैंने किया था व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी से, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया था मोड ऑफ स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें दो मोड को मैंने समझाया था, क्वालिटेटिव स्टडी यानी गुणात्मक अध्ययन और क्वांटिटेटिव स्टडी संख्यात्मक अध्ययन। उसकी जानकारी लेक्चर 1 में दिया गया है। अब आइए लेक्चर 2 की शुरुआत मैं आप सभी से करता हूं। बच्चों, लेक्चर 2 में सबसे पहले हम सभी जानेंगे व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? तो बच्चों, मेजरमेंट को दो रिस्पेक्ट में जाना जाता है। क्या क्या है? तो जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी के एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करते हो, तो जो कंपेयर करने का प्रोसेस है और जो कंपेयर्ड वैल्यू है, दोनों ही मेजरमेंट कहलाता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, ये प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी with a standard value of it and the compared value both are known as measurement। both are known as measurement। चलिए मैं आपको फिर से दोबारा समझाता हूँ। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ को अगर जानना है तो इसकी लेंथ की जानकारी के लिए आपको लेंथ का एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेना पड़ता है, चाहे आप मीटर लो चाहे फुट ले लो। चलिए अगर मान लें कि आप मीटर को चुनते हो तो आप क्या करते हो, इसकी लेंथ को मीटर में देखते हो कितनी बार है, कंपेयर करना। 1 2 3 4 5, यानी जितनी बार वह तुलना करके आता है, कंपेयर करके आता है, तो जो कंपेयर करने की प्रोसेस है और जो कंपेयर्ड वैल्यू, दोनों ही मेजरमेंट ही कहलाता है। इसके बाद अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट। इस मेजरमेंट की आवश्यकता क्या है? और कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाई मेजरमेंट इज एसेंशियल इन फिजिक्स। व्हाई मेजरमेंट इज एसेंशियल इन फिजिक्स। तो बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो क्वांटिटेटिव स्टडी आप करते हो, संख्यात्मक अध्ययन करते हो, यानी अगर आप ये जानना चाहते हो कि फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कितना है, क्या है, नहीं बच्चों कितना है, तो उस कितना है को जानने के लिए आपको मेजरमेंट तो करना ही होता है। उसके बिना आप ये नहीं जान सकते हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कितना है। इसके अलावा फिजिक्स के जितने भी बेसिक लॉ हैं, उन सभी लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होना अनिवार्य होता है। तो किसी भी लॉ को यदि आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी मेजरमेंट बिल्कुल इसेंशियल हो जाता है। सपोज कर लीजिए कि आप ओम के लॉ को वेरीफाई करना चाहते हो, जो कि V = IR होता है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, I इलेक्ट्रिक करंट, R रेसिस्टेंस है। जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक करंट को, रेसिस्टेंस को मेजर नहीं कर लेते हो, तब तक ये लॉ आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। तो बच्चों बिल्कुल क्लियर है मुझे क्या लिखना चाहिए। तो फॉर क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स, मेजरमेंट इज एसेंशियल। यानी फॉर क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स, मेजरमेंट इज एसेंशियल। माप बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी को जानना है कि व्हाट इज यूनिट। व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या है? तो यूनिट के एग्जांपल आप बहुत आसानी से दे पाते हो। अब आप ये भी जान लो कि यूनिट है क्या। बच्चों, थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि मेजरमेंट क्या है, जिसमें एक
वर्ड यूज किए थे स्टैंडर्ड वैल्यू। तो बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी के जिस स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ आप कंपेयर करते हो वह स्टैंडर्ड वैल्यू ही उस क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है। तो क्या कहना चाहिए, ए स्टैंडर्ड वैल्यू of in form of which a physical quantity is compared is called unit of that physical quantity। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके जिस स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है वह स्टैंडर्ड वैल्यू ही उसका यूनिट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, अगर आप एग्जांपल इसकी देखना चाहो तो मीटर लेंथ की को मीटर में कंपेयर किया जाता है तो मीटर लेंथ का यूनिट हो गया। अगर मास को आप किलोग्राम में कंपेयर करते हो तो ये जो किलोग्राम होगा यह मास की यूनिट होगा। किलोग्राम मास की यूनिट होगा, इसीलिए किलोग्राम के फॉर्म में आप मास को कंपेयर करते हो। उसी तरह से अगर आप टाइम को सेकंड में कंपेयर करते हो तो ये सेकंड जो है वह टाइम की यूनिट हो गया। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में कंपेयर करते हो तो ये एम्पियर जो है यह इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो गया। बिल्कुल क्लियर है कि व्हाट इज यूनिट, क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु डिराइव यूनिट। क्या किसी यूनिट को जनसामान्य व्यक्ति डिफाइन कर सकता? बिल्कुल नहीं। एक यूनिट की डिफिनेशन इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर के द्वारा आता है। तो यूनिट की डिफिनेशन इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर के द्वारा आता है और इस कमिटी का जो हेडक्वार्टर है वो सेवर्स में है। तो आइए अगली जानकारी आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। ये यूनिट इज डिफाइंड बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इट्स हेडक्वार्टर इज इन सेवर्स इन फ्रांस। तो ये जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है इसका जो हेडक्वार्टर है, प्रधान कार्यालय है, वह फ्रांस के सेवर्स शहर में है। इसके बाद हम सभी को ये जान लेना बेहतर होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट की क्या प्रॉपर्टीज हैं। आइए यूनिट की प्रॉपर्टीज को हम सभी देखते हैं। यूनिट के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, ए यूनिट इज इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब यह होता है बच्चों कि यूनिट का जो साइज है वह किसी भी अन्य पैरामीटर के बदलने से बिल्कुल ही नहीं बदलता है। चाहे प्लेस बदल जाए, चाहे टाइम बदल जाए, चाहे प्रेशर बदल जाए, चाहे टेम्परेचर बदल जाए, तो कोई भी पैरामीटर बदल जाता हो यूनिट की वैल्यू नहीं बदलता है। तो हम लोग कहते हैं कि यूनिट इज इनवेरिएबल। अगला आप देखें, ए यूनिट इज वेल डिफाइंड। जितने भी यूनिट्स होते हैं उसकी डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होता है, इसलिए आप कहोगे कि ए यूनिट इज वेल डिफाइंड। उसकी परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर रहता है। अगला आइए, ए यूनिट इज अवेलेबल। यानी यूनिट जो होता है वह अवेलेबल होता है किसके लिए? तो अन्य यूनिट को डिफाइन करने के लिए। तो प्रत्येक यूनिट आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए, ये इसकी अगली खासियत है। साइज ऑफ ए यूनिट इज कन्वीनियंस। यानी जो यूनिट का साइज होता है वह सुविधाजनक होता है किसके लिए? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग यूनिट का साइज तय होता है। जैसे अगर आप छोटी लेंथ को मेजर करते हो तो छोटे से लेंथ को मेजर करने के लिए आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर का यूज करते हो। अगर आप बहुत बड़ी लेंथ को मेजर करते हो तो उसके लिए आप किलोमीटर का यूज करते हो। और अगर आप हेवनली बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हो तो लाइट ईयर का यूज करते हो, पार्सेक का यूज करते हो। तो साइज ऑफ ए यूनिट इज कन्वीनियंस। फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ही यूनिट का साइज होना चाहिए। अगला है, ए यूनिट इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रिलेटेड क्वांटिटी। यह तो परिभाषा में ही क्लियर है कि जो यूनिट होता है वह रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। तो यहाँ मैंने आपसे डिस्कशन किया व्हाट इज यूनिट, हु डिफाइंड यूनिट, और फिर जो प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं यूनिट के, उसको मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आइए
अगली जानकारी में हम लोग आते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट कितने टाइप के होते हैं, इस पर आइए। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं फंडामेंटल यूनिट। ये बिल्कुल आसान है। ए यूनिट ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी इज नॉन एज फंडामेंटल यूनिट। तो कोई भी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। जैसे लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो लेंथ को जो यूनिट है मीटर, वो फंडामेंटल यूनिट हो गया। लेंथ की यूनिट किलोमीटर, वह भी फंडामेंटल यूनिट ही है। लेंथ की यूनिट फुट है, तो वह भी फंडामेंटल यूनिट ही है। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास के जितने भी यूनिट्स हैं, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, ये सभी फंडामेंटल यूनिट्स ही होते हैं। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो टाइम के जितने भी यूनिट्स होते हैं, सेकेंड, आवर, मिनट, सेक, ये सभी फंडामेंटल यूनिट्स ही कहलाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। प्राय बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि फिजिक्स में केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसलिए फंडामेंटल यूनिट भी केवल 7 होगा। ये बिल्कुल गलत सोच है। इस सोच को आप बिल्कुल हटा लो और बिल्कुल स्पष्ट हो जाओ कि फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज केवल 7 हैं, लेकिन फंडामेंटल यूनिट्स काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी के कई यूनिट्स होते हैं और उसके जितने भी यूनिट्स होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट ही कहलाता है। तो इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो फंडामेंटल यूनिट्स के एग्जांपल में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, etc। तो बात बिल्कुल क्लियर है, फंडामेंटल क्वांटिटी के जो भी यूनिट्स होंगे वो सभी फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो भी आप जरूर जानें कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट या मॉडर्न साइंस भी आप कर सकते हो, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स are not independent, are not independent। तो जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वह यह बतलाता है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वह इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, जबकि आप पढ़ते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस बताता है कि फंडामेंटल यूनिट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब आइए दूसरा जो टाइप है यूनिट का, वो डिराइव्ड यूनिट। बिल्कुल क्लियर है, ए यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। आइए इसके एग्जांपल को हम सभी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हो न्यूटन। तो ये जो न्यूटन है यह फोर्स की यूनिट है और फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए यह डिराइव्ड यूनिट हो गया। जूल यह वर्क की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है। वर्क और एनर्जी डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए यह डिराइव्ड यूनिट हो गया। आप कह सकते हो कूलाम। कूलाम जो बच्चों यह इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है और इलेक्ट्रिक चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए यह डिराइव्ड यूनिट होगा। वाट, पावर की एसआई यूनिट को वाट कहा जाता है। पावर एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए वाट एक डिराइव्ड यूनिट हो गया। आप कह सकते हो वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट को वोल्ट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए यह डिराइव्ड यूनिट हो गया।
आप कह सकते हो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की ये सा यूनिट है और मैग्नेटिक फील्ड डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए यह डिराइव्ड यूनिट हो गया। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटी होगा तो उसके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, और अगर डिराइव्ड क्वांटिटी है तो उसके यूनिट को हम सभी डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। अगला पेज में आइए, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट, तो बच्चों फिजिक्स में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो बिल्कुल क्लियर है, ए यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट। इसके एग्जांपल में दो एग्जांपल आपके सामने में रख रहा हूं। पहला है रेडियन। पहला क्या है? रेडियन। रेडियन जो है यह प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट है, और प्लेन एंगल जो है वह डिराइव सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इसलिए रेडियन को सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। फिर सॉलिड एंगल भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, तो उसकी जो यूनिट होता है एसटी रेडियन। एसटी रेडियन यह भी हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया, इसे एसआर के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो हम सब याद रखेंगे कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। इस लिस्ट में दो, एक रेडियन और दूसरा एसटी रेडियन। अब आइए, अब आप जाने कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है। प्रैक्टिकल यूनिट, व्हाट इज प्रैक्टिकल यूनिट? ए यूनिट which is used in practice is known as practical unit। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के प्रैक्टिस में जो हम लोग यूनिट को यूज करते हैं वह प्रैक्टिकल यूनिट कहलाता है। जैसे इसके एग्जांपल में आप देख सकते हो, इसके एग्जांपल में हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो है बच्चों, हॉर्स पावर, एचपी जिसे आप शॉर्ट में कहते हो, यह पावर की प्रैक्टिकल यूनिट है, क्योंकि जितने भी इंजन होते हैं उसकी पावर को प्राय हॉर्स पावर में ही बतलाया जाता है, इसलिए यह प्रैक्टिकल यूनिट हो गया। या डिवाई, जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी प्रैक्टिकल यूनिट डिवाई होता है, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर जो डायपोल बनता है उसकी डायपोल मोमेंट बहुत छोटा होता है और उसे डिवाई मेजर किया जाता है, तो डिवाई भी एक प्रैक्टिकल यूनिट हुआ। आगे बढ़े, अगले पेज में चलते हैं हम सभी। अब आपको जानना है इम्प्रॉपर यूनिट को जानना है। इम्प्रॉपर यूनिट, इसे आप अच्छी तरह समझेंगे। इम्प्रॉपर का मतलब क्या है? यानी असंगत। इम्प्रॉपर का मतलब होता है असंगत, यानी जो प्रॉपरली सूट नहीं करता है। यहां मैं आपको बता रहा हूं, यूनिट which doesn't match, a unit which doesn't match, जो कि बिल्कुल मैच नहीं करता है with the nature of a physical quantity, यानी एक यूनिट जो कि फिजिकल क्वांटिटी के नेचर से मैच नहीं कर रहा है, उससे बिल्कुल आभास नहीं होता है कि वह उसी टाइप का यूनिट है, उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर यूनिट। जैसे अब इसके एग्जांपल में आप देख सकते हो, मैं आपके सामने इसकी एक एग्जांपल रखता हूं। किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट जो है, किलोग्राम वेट, तो बच्चों किलोग्राम वेट जो है यह फोर्स की यूनिट है। किलोग्राम वेट फोर्स की यूनिट है, लेकिन ये जो किलोग्राम शब्द से आपको पता चलता है कि यह मास की यूनिट है। तो किलोग्राम वेट, जिसको कि हम लोग सिंबल में केजी वेट कहते हैं, केजी WT, तो बच्चों यह लगता है जैसे मास की यूनिट होना चाहिए, लेकिन यह यूनिट है फोर्स की, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर यूनिट। या आप कहते हो ग्राम वेट। ग्राम वेट, ये जो ग्राम वेट है यह भी इम्प्रॉपर यूनिट ही है। ग्राम वेट यह भी क्या है? इम्प्रॉपर यूनिट है। ये दोनों ही यूनिट है फोर्स की, लेकिन पढ़ने से लगता है कि ये मास की यूनिट है, यानी उसके नेचर के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर यूनिट हम लोग कहते हैं। तो बच्चों अब आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी चाहिए, वो ये कि ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, वह सप्लीमेंट्री यूनिट जो होता है वह यूनिट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की यूनिट होता है। और फिर मैंने आपको प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बताया, तो प्रैक्टिकल यूनिट जो है बच्चों वह फंडामेंटल भी हो सकता है और डिराइव्ड भी हो सकता है।
प्रैक्टिकल यूनिट फंडामेंटल भी हो सकता है और डिराइव्ड भी हो सकता है। जैसे प्रैक्टिकल यूनिट के रूप में आप लाइट ईयर को आप यूज करते हो, लाइट ईयर को लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट के रूप में यूज किया जाता है, पारसेक को लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट के रूप में यूज किया जाता है, मील को लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट के रूप में यूज किया जाता है। तो लेंथ जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए ये सब के सब, ये जो लाइट ईयर है, ये जो पारसेक है, ये जो मील है, ये सभी फंडामेंटल यूनिट्स ही हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल यूनिट के रूप में आप हॉर्स पावर को यूज करते हो, तो हॉर्स पावर जो है वो डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि वह डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट है। तो हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है वह फंडामेंटल यूनिट हो सकता है और वह डिराइव्ड यूनिट भी हो सकता है। आइए अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस में आपके सामने में रख रहा हूँ। विच वन इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको आप देखें। विच वन इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मेरे ख्याल से कुछ देर के लिए आप वीडियो को पॉज कर लेना, पहले इसकी सॉल्यूशन कर लेना, उसके बाद आप देखना कि क्या मेरा आंसर सही है या नहीं। पहला क्वेश्चन, विच वन इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी? वर्क, टॉर्क, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इसके आंसर क्या होना चाहिए? आप जरा अंदाजा लगाओ, इसके अंदाजा लगाओ, तो निश्चित रूप से आप सही अंदाजा लगाओगे। इसमें आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, वर्क, टॉर्क और फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी? इसमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है लुमिनस इंटेंसिटी, दूसरा ऑप्शन है चार्ज, तीसरा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और चौथा लेंथ। अगर आप देखें, आप याद रखें, तो लुमिनस इंटेंसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका आंसर होगा चार्ज, जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अगला देखें, विच वन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज? यहाँ पर 4 सेट्स दिए गए हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सेट फंडामेंटल क्वांटिटी का है। पहला है लेंथ, मास, टाइम, दूसरा मास, फोर्स, टाइम, तीसरा वर्क, एनर्जी, पावर और चौथा इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज और रेजिस्टेंस। तो बच्चों इस सेट्स को अगर आप देखेंगे तो पहला सेट देखें जिसमें कि लेंथ है, मास है और टाइम है, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। आपका आंसर पहला आंसर आपका लिए सही है। आगे देखें, विच वन इज ए फंडामेंटल यूनिट? इसमें से कौन फंडामेंटल यूनिट है, आपसे ये पूछा गया। कूलम, कूलम जो है ये चार्ज की यूनिट है, चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी, इसका मतलब यह डिराइव्ड यूनिट है। जूल वर्क की यूनिट है और जूल जो है वह वर्क जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो यह डिराइव्ड यूनिट हुआ। वाट पावर की यूनिट है और पावर डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका मतलब यह डिराइव्ड यूनिट है। केल्विन जो है यह थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की एसआई यूनिट है और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए यह सही आंसर होगा। ये केल्विन आपको फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। अगला देखें, ये प्रैक्टिकल यूनिट में फंडामेंटल यूनिट, आपसे कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल यूनिट में फंडामेंटल यूनिट, यानी प्रैक्टिकल यूनिट फंडामेंटल यूनिट हो सकता है। में डिराइव्ड यूनिट, यानी प्रैक्टिकल यूनिट डिराइव्ड यूनिट हो सकता है। अगला है कि मस्ट फंडामेंटल यूनिट और अगला है मस्ट डिराइव्ड यूनिट। तो बच्चों मैंने आपसे समझाया है कि प्रैक्टिकल यूनिट फंडामेंटल यूनिट हो सकता है, प्रैक्टिकल यूनिट डिराइव्ड यूनिट हो सकता है। तो ये जो पहला इसमें सही है और दूसरा भी सही है, इसका ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही, लेकिन ये मस्ट फंडामेंटल ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट फंडामेंटल यूनिट हो सकता है लेकिन जरूर होगा या जरूरी नहीं है। तो अगर आपको करें मस्ट फंडामेंटल या मस्ट डिराइव्ड, तो ये दोनों बिल्कुल ही नहीं होगा। अगले भाग में मैं आगे की जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आपको बताऊंगा और फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो आप देखते रहेंगे मेजरमेंट इन फिजिक्स के लेक्चर्स को क्रमबद्ध सिस्टमेटिक ढंग से। और मेरा मानना है कि अगर आपने इसे सिस्टमेटिक ढंग से देखते रहोगे और प्रैक्टिस कर लोगे
तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा है। आप चाहे नीट के एग्जामिनी हो या आप इंजीनियरिंग के एग्जामिनी हो, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आप जरूर देखेंगे, और अगर आपने लगातार देख लिया तो मेरा मानना है कि आपसे सारे सवाल बनेंगे। आप सिर्फ देख करके देखो, सारे सवाल सॉल्व होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।